वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे हम 6 जो पेपर है उसमें से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की भूमिका आलोचनात्मक जो है विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन या फिर कमजोर वर्ग होता क्या है। तो ये समाज का वह हिस्सा है जो अपनी जरूरतों को कम करने जरूरतों को पूरा करने में जो है असमर्थ है, कहीं ना कहीं वो इनकेपेबल है और इनको कई प्रकार के जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप हैं ये शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आर्थिक रूप से जो है ये वंचित हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो वल्नरेबिलिटी है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कि जो व्यक्ति जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करता है और साथ साथ जो है अपने आप को कमजोर महसूस करता है और साथ साथ जो है अपना जो है बचाव भी नहीं कर पाता है। उसके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके। तो यहाँ पे अगर हम जो कमजोर वर्ग है उसमें समझे तो इनको अक्सर जो है बहुत ज्यादा जो है इनके पास जो है खाने की, शिक्षा का और अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा अभाव देखा गया है और अक्सर देखा गया है कि इनके साथ जो है बहुत ज्यादा जो है इनको जो है वायलेंस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, इनका शोषण किया जाता है समाज में। तो वल्नरेबल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई सारे समूहों को जोड़ा गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांगजन है, गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, एलजीबीटीक्यू जो है, इन सारे ही जो इन सब के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उसको वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में रखा गया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से इनकी लाइफ को बदला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सरकार द्वारा उनके लिए बहुत सारी जो है स्कीम्स, योजनाएं चलाई जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि इन योजनाओं को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसको जो है एफिशिएंट तरीके से जो है उन तक पहुंचाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है करप्शन को भी जो है कम करने में मदद मिली है, क्योंकि इसने जो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और जो मिडिल मैन का जो नेक्सस है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में मदद मिली है, जिससे कि हम लोग ने करप्शन को बहुत हद तक कम किया है। ऑनलाइन हम लोग सभी चीज के जो है मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके की जो है पारदर्शिता जो है वो और ज्यादा बढ़ती है और इसी के साथ साथ जो है ये भी देख सकते हैं कि जो भी लाभ उन तक पहुंचा है वो जो है उन व्यक्तियों तक जो है पहुंचा है कि नहीं, इन सभी चीज की जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। इन सभी में जो है बेहतर पारदर्शिता देखी गई है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ डूबियस बेनिफिशियरीज। कई बार जो होता है बहुत सारे लोग ऐसे लिस्ट में जुड़े होते हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। घूस्ट बेनिफिशियरी जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने में भी जो है मदद मिलती है और इसी के साथ साथ जो है जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक जो है लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है उनके जो भी बेनिफिशियरी है उनके खाते में जो है टाइमली जो है फंड को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जनधन योजना है, जिसमें कि जो है टाइम से और जो जितने भी लाभार्थी हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये संभव हुआ है जैम ट्रिनिटी से। जनधन अकाउंट है, ठीक है, आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर से उसको लिंक करने के बाद जो जैम जो ट्रिनिटी है उसने बहुत ज्यादा जो है वल्नरेबल सेक्शन के कल्याण के लिए काम किया है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, तो जो लोगों की जो है शिक्षा तक पहुंच ज्यादा बढ़ाई है टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन जो है वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जो है यहाँ पे जो है ज्ञान साझा करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो है इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो दीक्षा जो है, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हाई क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं जाके अपने जो हाई क्वालिटी कंटेंट को जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ
है जो यूथ हैं, विमेन हैं, उन्होंने भी जो है टेक्नोलॉजी को अपना कर जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा कार्य किया है, कौशल विकास में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, जिससे कि जो है उनको आगे कई सारी जो है अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इसके साथ अगर हम एग्जांपल देखें तो पेंसिल स्कीम है। पेंसिल स्कीम से के द्वारा जो है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि सरकार और सिविल सोसाइटी जो है कोलैबोरेट करती हैं, जिससे कि चाइल्ड लेबर को जो है एलिमिनेट कर सके। इसी तरह जो है ई पाठशाला स्कीम है, जो कि चलाई गई थी कोविड के बाद जब स्कूल्स बंद हो गए थे, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी। तो यहाँ पर जो है ई पाठशाला जो है जो ऐप है उसके थ्रू भी जो है लोगों की शिक्षा तक जो है बहुत ज्यादा पहुंच बनाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है दूरस्थ नौकरियों की जो है पेशकश करता है। यहाँ पे जो कई सारे ऐसे लोग हैं कि अ, जो कि दूर बैठे जो है उनको जॉब मिल जाता है, तो फिर ये दूर से ही जॉब करते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इसने बहुत ज्यादा इंक्रीज की है। इसी के बाद हम देखते हैं टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर सर्विसेज में भी जो है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि जो है दूर बैठे जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो है इसने जो है बहुत ज्यादा कार्य किया है। एल्डरली पीपल जो है वो एक्सपर्ट डॉक्टर से जो है दूर रह के ही जो है अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम जो आंगनवाड़ी में जो 1.5 लाख जो आशा वर्कर्स हैं, वो जो है वो स्मार्टफोन की मदद से, ठीक है, स्मार्टफोन्स की मदद से जो भी ग्रोथ हो रही है, बच्चों की ग्रोथ और उनके न्यूट्रिशन लेवल को जो है वो ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो यहाँ पे जो कमजोर तबका है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे उसकी जो भी जरूरतें हैं, हेल्थ केयर नीड्स हैं, उसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो है आरोग्य सेतु जो ऐप था, चलाया गया था कोविड के टाइम पे, उसने भी बहुत ज्यादा मदद की थी। ई मार्केट प्लेस, ठीक है, ई मार्केट प्लेस जो है यहाँ पर जो है जितने भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है सशक्त करता है। जितने भी जो रूरल आर्टिसंस हैं, ठीक है, रूरल आर्टिसंस हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको जो है यहाँ पे जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां पर कि वो आकर अपने जो है जो सामान जो है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्राइब्स इंडिया का जो ई मार्केट प्लेस है, यहाँ पे करीब 5 लाख से भी ज्यादा जो है ट्राइबल प्रोड्यूसर्स जो है अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, और जो है यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं और जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों को जो है और ज्यादा सशक्त बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे जो दिव्यांगजन हैं, जो कि जो है पढ़ने में, जो कि पढ़ नहीं सकते, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए जो है ऑडियो बुक्स, ऑडियो फाइल्स के जो है यहाँ पर लेकर के आए हैं, ताकि जो है उनकी भी शिक्षा तक पहुंच बन सके, वो भी जो है जो भी है उन वो भी जो है सशक्त हो सकें। तो यहाँ पे जो है स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो है यहाँ पे मदद की जा रही है। तो इसके साथ हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी है उसने फार्मर्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है लाभ पहुंचाया है, क्योंकि फार्मर्स को जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने जो है खेत के बारे में और ज़्यादा जो है नॉलेज हासिल कर सकते हैं। वेदर पैटर्न के बारे में जो है उन्होंने नॉलेज हासिल की है, ताकि वो अपनी क्रॉप प्लानिंग जो है वो ठीक ढंग से कर सकें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी इनकम को बढ़ाने का जो है मौका मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर कंडीशन, सॉइल हेल्थ और अदर इंडिकेटर्स के बारे में जो है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू जानकारी जो है वो दी जाती है। इसके साथ साथ अगर फार्मर्स को जो है कोई भी अगर अपनी समस्या है, क्रॉप के जो भी उन्होंने उनके खेत के जो फसल लगाई हैं उसमें कोई भी समस्या है, तो वो भी जो है ऑनलाइन जो है वो कंसल्ट करके जो है अपने क्रॉप का जो है बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो माइनॉरिटीज है, LGBTQ जो कम्युनिटी है, उनका भी बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी ने मदद किया है। ये जो कम्युनिटी है, ये इन्होंने जो है सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया है, अपने जो भी इनके कंसर्न्स हैं उनको जो है रेस किया है सोशल मीडिया वगैरह पे, और फिर उसके बाद जो है उनकी जो भी ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो भी शिकायतें थी, उनको जो है सरकार द्वारा जो है हल किया गया है। ठीक है, तो ये कई प्रकार है जिससे कि टेक्नोलॉजी ने वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की मदद की है।
पर इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सक्लूजन ऑफ मैनी फ्रॉम द बेनिफिशियरी लिस्ट। कई लोगों को लाभार्थी सूची से बाहर किया गया है क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी जो है वो अगर टेक्नोलॉजी जो है वो जो है किसी एक सेट पैटर्न पे चलती है, जिसके कारण जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर हुए हैं। उनको जो है सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका उन्हें लाभ नहीं मिला है। जैसे कि अगर हम ओल्ड एज पर लोगों की बात करें तो उनके जो है फिंगरप्रिंट्स जो है कई बार मैच नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनको सरकार द्वारा जो भी उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं उनको वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसी की तरह अगर हम देखते हैं तो अगर जो आधार नंबर से अब सब कुछ लिंक है और अगर इनका केवाईसी जो है अपडेट नहीं होता है तो भी जो है लोगों को जो है लाभ नहीं दिया जाता है। उनको पहले बोला जाता है कि जाके केवाईसी अपडेट कराओ। तो यहाँ पर जो है जो लोगों को एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उनको अलग से जो है उनकी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो स्ट्रक्चरल जो इनइक्वालिटीज हैं उसका सामना जो है कमजोर वर्ग को करना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेडिशनल जॉब्स है उसकी जगह जो है कंप्यूटर ने ले ली है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल विभाजन। बहुत सारे आज भी रूरल और रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां पर की जो है इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जहां पर की जो है जो भी ऐसे डिवाइसेस उपलब्ध नहीं है जिससे कि लोग जो है टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके, टेक्नोलॉजी तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है डिजिटल डिवाइड जो है ये बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ जो हम देखते हैं डिजिटल पॉवर्टी भी बहुत है, ठीक है। एक्सेस तो पहुंच तो उनकी कमी है ही, और जो भी अगर उनके पास पहुंच भी है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेवाएं जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। और अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक अलग ही आयाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल लिटरेसी। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि डिजिटली लिटरेट नहीं है। बहुत सारी जो रूरल एरियाज में ऐसी महिलाएं हैं जो कि लिटरेट नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा लाभ जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे में पता चला है केवल 20% जो ओल्ड एज लोग हैं वो ही केवल जो है स्मार्टफोन्स जो है वो यूज कर पा रहे हैं। तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो है अफोर्डेबिलिटी और जो डिजिटल एक्सेस है उसकी भी बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जो है बुनियादी ढांचे की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है, पावर शॉर्टेज है, ठीक है। और जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण से जो है जो दूरस्थ इलाकों के जो लोग हैं उन तक जो है लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार हम लोग जाते हैं खुद ही तो हमें पता चलता है कि सर्वर डाउन है या फिर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है, जिसके कारण से जो है लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो जो है ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर थ्रेट जैसे इंसिडेंसेस का बहुत ज्यादा उन्हें उन सामना करना पड़ता है क्योंकि वो डिजिटली इतना ज्यादा लिटरेट नहीं है। लैक ऑफ एक्सेस, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो है वो केवल अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही जो है जानते हैं, लेकिन जो भी ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन है मोस्टली वो हिंदी और इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि ये जो लोग हैं वो जो है पूरी तरीके से जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आगे क्या कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन जो है उसको एप्स के थ्रू जो है यहाँ पे हम लोग को जो है सूचना का प्रसार करना चाहिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो सूचना को पहुंचा सकें। ऑनलाइन पोर्टल्स है, वेबसाइट है, इसके थ्रू जो है यहाँ पे हमें लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके राइट्स के बारे में जो है अवेयर कराने की जरूरत है। उनको जो सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है ये भी उन्हें नहीं पता होता। तो ये जो एप्स और वेबसाइट के थ्रू जो है लोगों तक हम लोग जो है सूचनाएं जल्द से जल्द जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर जो है कुछ एनजीओज भी काम कर सकते हैं जो कि दूरस्थ इलाके में जाके लोगों को डिजिटली रूप से जो है साक्षर करें, डिजिटली रूप से उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताएं, तो और जो है उनको बताएं कि किस प्रकार से एप्स और वेबसाइट्स को यूज करना है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे लोग जो है डिजिटल लिटरेट भी हैं, लेकिन कई बार जो है इतना जो है
जो कुछ जो उनको ना कई बार समझ ही नहीं आता, नेविगेट ही नहीं कर पाते हैं वो वेबसाइट पे, या फिर जो है कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे जो है प्राप्त करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को जो है वो कई बार कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। तो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना जो है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ जो है एक मल्टीलिंगुअल, ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए, ताकि जो है स्थानीय लोग जो है दूरस्थ इलाके के हैं उन तक भी जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसी के हम देखते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग जन है, उनके लिए जो है और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। पूरी टेक्नोलॉजी को, स्क्रीन रीडर्स, वॉइस रिकॉग्निशन, एडजस्टेबल फॉन्ट साइजेस जैसी जो है इनोवेशन चीजें हमें इनोवेटेड चीजें लेकर के आनी चाहिए। तो अंत में हम ये कह सकते हैं हमें हाइब्रिड मॉडल की जरूरत है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड और जो नई टेक्नोलॉजी है दोनों का मिक्स हो, तभी जो है हम यहाँ पे समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियाज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया। व्हाट स्टेप्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू एनहांस इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों से जुड़े महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर हम पूरा चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जो है यहाँ पे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है एशियन रीजन का। ठीक है, एशिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसी को वेस्ट एशिया कहते हैं, और इसके अंदर कुछ कंट्रीज जो है ये इंक्लूडेड है, जैसे कि साइप्रस है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कुवैत, जॉर्डन, ईरान, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, येमेन। तो इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो जीसीसी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के भी पार्ट हैं, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। तो वेस्ट एशिया को अगर हम समझे तो इसके साथ जो है हमारा ट्रेड लिंक जो है वो बहुत पुराना है। हड़प्पन काल से जो है हम इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, वेस्ट एशिया का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले है एनर्जी सिक्योरिटी। अब हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। हम जो इंडिया जो है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, ठीक है, एनर्जी नीड्स के लिए जो है इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और जो है जो इंडिया जो है अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरत है उसका 80% जो है ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, जिसमें कि जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का हिस्सा कितना है वो 60% तक का जो है जो हमारी जो नीड्स है ऑयल की, वो हम लोग जो है गल्फ कंट्रीज से पूरी करते हैं, वहां से इंपोर्ट करके। और इसी के साथ साथ अगर हम 90% देखें तो नेचुरल गैस जो है हम लोग गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। और कतर की अगर हम बात करें, कतर जो है यहाँ पे हमारा जो लार्जेस्ट सप्लाई है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, एलएनजी का। तो हमारी एनर्जी की आपूर्ति के लिए जो है गल्फ कंट्रीज या फिर वेस्ट एशियन रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इंडियन डायस्पोरा। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में यहाँ पे 9 मिलियन 90 लाख से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है बसे हुए हैं, और मोस्टली जो उसमें जो मोस्टली लोग हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स में जो है एंगेज्ड हैं। तो यहाँ पे उनके कारण जो है उनको हाई पेइंग जॉब्स है, जिसके कारण इंडिया को बहुत ज्यादा जो है रेमिटेंसेस जो है वो रिसीव होता है। तो यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा जो है उनके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे सिक्योर करना जो है इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे जो है हाई पेड जॉब है, तो रेमिटेंसेस जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंडिया में जो है आते हैं, जो कि एक जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उस अर्निंग्स के जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो स्रोत है। ठीक है, द वेस्ट एशियन कंट्रीज। और अगर हम देखें तो यूएई जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस है इंडिया के लिए। तो यहाँ से जो है फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा आता है। तो अगर किसी भी प्रकार के इस इन एरिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रूप से भी जो है यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया ने जो है बहुत सारे जो है कंट्रीज के साथ, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर जो है कई सारे जो है यहाँ पे पैक्ट किए हैं, जैसे कि जो है टेररिज्म से लड़ने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी जो है इंडिया जो है यहाँ की जो अरब कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी और उनसे जो है फाइनेंसेस जो है आते हैं, जिससे कि जो है यहाँ पे इंडिया में जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी जो है वो बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओमान का, ठीक है, ओमान का जो डुकम पोर्ट है वहां पे भी जो है इंडिया जो है वहां पे इसको एक्सेस जो है वो मिल गया है अपने मिलिट्री यूज और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रूप से भी वेस्ट एशिया जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। तो जो वेस्ट एशिया जो है ये माना जाता है कि जो लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया है, ठीक है, लैंडलॉक्ड ये सेंट्रल एशिया जो है ये लैंडलॉक्ड है, और ये जो वेस्ट एशिया है यहाँ के थ्रू होकर हम लोग जो है सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने ईरान में बनाया है, उसके थ्रू जो है इंडिया आसानी से सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी के रूप से भी जो है वेस्ट एशियन रीजन जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडिया के का जो इंडियन ओशियन रीजन में जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्ट है, और यहाँ पर जो है अरेबियन अरेबियन सी में जो है वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर जो है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर हम गल्फ ऑफ एडन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पायरेसी इंसिडेंट्स जो है पिछले कुछ सालों में जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, और ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी जो ऑयल टैंकर्स जो हैं वो इसी रूट पे जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी रीजन के लिए सिक्योरिटी के लिए जो है इंडिया जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है साझा करके जो है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग जो है, इकोनॉमिक रिलेशन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है वेस्ट एशियन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2023 और 2024 में जो है इंडिया और जीसीसी का जो है बायलैटरल ट्रेड करीब जो है 161.5 बिलियन का था। तो ये जो है ट्रेड के नज़रिए से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक नज़रिए से जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है समृद्ध कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री है, तो जिसके कारण जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर उनको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर जो है इस रूप से भी जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक्सेस टू मार्केट है, इंडिया इन्वेस्टमेंट इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर से समझें, ठीक है, तो यूएई और इंडिया ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे जो है साइन किया था वर्ष 2022 में। ठीक है, तो तब से लेकर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंडिया को जो है अपने ट्रेड बेनिफिट्स को बढ़ाने में जो है और ज़्यादा जो है मदद मिली है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसको आंकड़ों के तौर पे अगर हम बात करें तो जो सीपा जो इन्होंने जो साइन किया हुआ है, इसकी वजह से इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल टाइज को बढ़ावा देने में जो है यहाँ पे मदद मिलेगी। इंडिया ने जो है यहाँ पर करीब 1.2 बिलियन डॉलर जो है रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रिटेल ट्रेड सेक्टर में जो है यहाँ पर जो है इन सब में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वेस्ट एशियन कंट्री में। अगर कहीं यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इसी तरह अगर हम एफडीआई की बात करें, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है यूएई ने भी जो इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, सी ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी के साथ जो है सीपा जब साइन किया गया था तो यहाँ पे यूएई ने जो कहा था कि वो अगले वह अगले कुछ सालों में जो है वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक 1,40,000 जो है एम्प्लॉयमेंट देगी इंडियंस को।
तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंडियंस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है यूएई इकोनॉमी में जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब तरीके से जो इकोनॉमिक रूप से जो है यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे जैसे कि हमने बात की थी पहले भी कि जो क्लाइमेट चेंज जो है उसके लिए जो है हमें इंटरनेशनली कोऑपरेट करने की जरूरत है। दूसरे कंट्री से हमें मदद लेने की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, फंडिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो कि बहुत ही ज्यादा समृद्ध है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है क्लीन टेक्नोलॉजी में। वेस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया जो है ये दोनों ही जो है ये जो फॉसिल फ्यूल की अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनके जो एफर्ट्स जो है अगर उनका सिंक्रोनाइज किया जाए तो हम लोग आसानी से जो है क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंडिया का जो नेशनल सोलर मिशन है, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन है और यूएई का जो है एनर्जी स्ट्रैटेजी है 2050 की। तो अभी तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही मिलके जो है आपस में टेक्नोलॉजी और फंड्स का यूज करके जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन पार्टनर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो है यहाँ पर बुला सकते हैं क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकली अनस्टेबल वेस्ट एशिया। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जो है काफी सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। जैसे कि अगर हम देखें तो सीरिया में, इराक में और यमन में इंटरनली बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है तनाव चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो यहाँ पर जो इंडिया और इसराइल के बीच जो है काफी सारे जो है एमओयू साइन किए गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वहां से लेके आई जा रही है, इनोवेशन है, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में जो है कई सारे जो है इंडिया ने एमओयू साइन किए हैं इसराइल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो टेंशन है उसमें इंडिया को ये चूज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो ह्यूमन राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वहां पर जो है आवाज उठाए या फिर जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर करे। ठीक है, तो ये इंडिया को यहाँ पर जो है ये चूज करना है। तो यहाँ पे एक बैलेंस बिठाना जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीजिंग रोल ऑफ चाइना इन द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चाइना का जो है पूरे वेस्ट एशियन रीजन में जो है बहुत ज्यादा जो है उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। जो चाइना जो है वेस्ट एशियन रीजन में जो है वेस्ट एशियन रीजन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, और साथ साथ जो है यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा जो है कई सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ साथ जो है चाइना जो है एक पीस मेकर की जो भूमिका है वो भी निभा रहा है, जो कि उसने जो मीडिएट किया था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो टेंशन थी उसको जो सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे उसने मीडिएट किया था। तो ये एक पीस मेकर के इसने भूमिका निभाई है। हालांकि जो चाइना है उसने अपने इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए जो है इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किया था। लेकिन जो है यहाँ पर पूरे इस रीजन में चाइना का जो है जो है उसकी बढ़ती भूमिका जो है इंडिया के लिए काफी जो है ज्यादा जो है चैलेंजिंग टास्क है। इसके बाद हम देखते हैं टेररिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड मैरीटाइम पायरेसी के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वेस्ट एशियन रीजन में, जिसकी वजह से जो है इंडियन का जो डायस्पोरा है जो है वो खतरे में है। वहाँ के जो हमारे जो ट्रेड होते हैं वो जो है वो वहाँ पे खतरे में है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में किसी एक रीजन में, तो जाहिर है दूसरा जो रीजन है वो जो है अफेक्ट होता ही है। तो यहाँ पर
तो पिछले कुछ वर्षों में जो है वेस्ट एशियन रीजन में टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद, इस्लामी उग्रवाद और समुद्री डकैती जैसे इंसिडेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर जो है जो हमास द्वारा जो है इजराइल पे अटैक किया गया है, और जहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच में जो है मिसाइल एक्सचेंज वाले जो इंसिडेंसेस भी देखने को हमें मिले हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं मैरिटाइम पायरेसी पे भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे खतरा है, क्योंकि जो हाउथीज द्वारा जो रेड सी में, ठीक है, जो हौथीज ग्रुप है उनका, उन्होंने रेड सी में जितने भी जो शिपिंग वेसल्स जो हैं उन पे जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है लूटपाट करते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा जो है एक यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। जो न्यूक्लियर डील पे विड्रॉल के बाद जो है यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए गए हैं, जो कि इंडिया के लिए जो है एक चिंताजनक बात है, क्योंकि ईरान जो है वो इंडिया की ऑयल जो इसकी नीड्स जो है उसको पूरा करने में इसकी एक बहुत ही बड़ा जो है शेयर है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द रीजन। क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। कोई भी एक कंट्री में अगर किसी भी प्रकार की टेंशन होती है तो दूसरी और कंट्रीज जो होती हैं वो वहां पर जो है आकर वो वहां पर आके जो है जो दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं, तो वहां पर जो है इंडिया का जो पूरा जो उनको उसका जो मेंटेन बैलेंस जो मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जब सीरियन क्राइसिस हुई थी तो वहां पे जो अपोजिशन फैक्शन थे उसका जो है सपोर्ट किसने किया था, वो किया था तुर्की ने। और वहीं जो है जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनको जो सपोर्ट किया था रशिया ने। तो इंडिया के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है कि वो किस तरीके से जो है अपने आप को सारी चीजों से अलग रखे और उसके बाद जो है अपने एनर्जी और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको जो है प्रमोट कर पाए। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है कई प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इंडिया जो है अपनी नीड्स को, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है बरकरार रख सके। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे I2U2, ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए जो है एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि यहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी पे जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है फोकस करता है। तो यहाँ पर जो है इंडिया को क्लीन एनर्जी होगी तो इंडिया को क्लाइमेट चेंज में लड़ने से मदद मिलेगी, और फूड सिक्योरिटी भी जो है इंडिया के लिए जो है फूड की जो प्रॉब्लम है उससे भी इंडिया को लड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो है ये जो पूरा ग्रुप है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में जो जितने भी चैलेंजेस है रीजन में उस पर भी जो है ये बहुत ही ज्यादा काम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। यहाँ पे जो है ये पूरा जो ग्रुप है ये 6 मेजर एरियाज में जो है कॉपरेट करने की बात करता है, जो कि है वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस एंड फूड सिक्योरिटी पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये जो इसको जो है सितंबर 2023 में जब G20 की जो बैठक हो रही थी उसके दौरान ये ग्रुप जो है वो बनाया गया था। ये एक इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा थ्रू वेस्ट एशिया से, ठीक है। वेस्ट एशिया से होकर जो है इंडिया और यूरोप में जो है यहाँ पर जो है एक लिंक का क्रिएट करने की बात कही गई है, और ये जो है ये समुद्री और रेल मार्ग दोनों से ही जो है इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी इस रेल और समुद्री और रेल मार्ग जो है उसका उपयोग करके हम लोग जो है कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लुक वेस्ट और थिंक वेस्ट पॉलिसी, जो कि इंडिया ने जो है 2005 में इसकी शुरुआत की थी। इससे यहाँ पर जो है वेस्ट एशिया के साथ इन्होंने अपने टाइज को और ज्यादा डीपेन करने की बात कही थी, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है, जैसे आर्थिक रूप से जो है अपने टाइज को और ज्यादा डीपेन करने की बात की थी। डिफेंस सेक्टर में जो है और ज्यादा डीपेन करने की बात की गई थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें बात की गई थी जो कि वेस्ट एशिया के साथ हमें और ज्यादा ट्रेड प्रमोट करने की जरूरत है, एनर्जी कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया डिहाइफिनेशन पॉलिसी ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इंडिया के ने जो इजराइल और पैलेस्टीन के जो बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट चल रही है, उसमें इंडिया ने अपने आप को अलग रखा है। वो इजराइल और पैलेस्टीन के साथ
ठीक है, अलग-अलग तरीके से जो है यहाँ पे इंडिविजुअली उनके साथ जो है अपने रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है और जबकि जो है और इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनका जो डिस्प्यूट है, उससे जो है अपने आप को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। जब भी वोटिंग की बात आती है तो भी इंडिया जो है वो एब्सटेन कर जाता है। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने अपनी डीहाइफिनेशन पॉलिसी को अपनाया है ताकि जो है अपने इस इंटरेस्ट को वो सिक्योर कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कोविड पॉलिसी। तो अगर हम देखें कोविड के दौरान जो है इंडिया ने बहुत सारी गल्फ कंट्रीज को जो है यहाँ पे इस मेडिसिन और हेल्थ इक्विपमेंट्स जो है वो सप्लाई किए थे। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है यहाँ पर बढ़ते मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए किसी भी पॉलिटिकल अलायंस या फिर आइडियोलॉजिकल फैक्शन से जो है अपने आप को अलग रखा है। तो यहाँ पे ये सामरिक स्वायत्ता को हम इस बात करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है जल्द से जल्द मेटेरियलाइज करना चाहिए, जो कि लॉन्ग पेंडिंग है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ, ताकि हम लोग जो है अपने ट्रेड को जो है और ज्यादा बूस्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी इंपोर्ट। हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स है, उसको एनर्जी की नीड है, उसको और ज्यादा जो है डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, ताकि जो वेस्ट एशिया में अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, टर्मोइल होता है, तो हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी को कहीं ना जो है वो खतरा ना हो। तो हमारी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो वेस्ट एशिया पे है, हमें उससे जो है कम करने की जरूरत है फॉर एनर्जी नीड्स। इसके लिए जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ हमें ऑल्टरनेट सप्लायर्स जो जैसे कि यूएसए है, रशिया है, उनकी तरफ भी अपना रुख करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया को जो है एक बैलेंस अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जैसे कि वो जितनी भी जो रीजन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना गुड रिलेशंस जो है वो एस्टैब्लिश करें, ताकि जो है हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उस वो कहीं भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। और ये एक हमें किसी भी प्रकार के जो है किसी भी रीजनल डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए, और जो है जो जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो नॉन ऑयल इकोनॉमिक रिलेशन है उसको भी और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ताकि हम लोग ट्रेड को और ज्यादा जो है बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने इंडिया को जो है अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को जो है जितनी भी जो रीजनल पावर्स हैं उनके साथ तो एंगेज होना चाहिए, लेकिन किसी भी जो है रीजनल डिस्प्यूट्स में अपने आप को अलग रखना चाहिए। जैसे कि इंडिया ने जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने एस्टैब्लिश की है ईरान एंड सऊदी अरेबिया के साथ, और ईरान और इजराइल के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल्सो सजेस्ट द पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जलवायु परिवर्तन भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है, साथ ही समस्या का संभावित समाधान भी सुझाएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। जलवायु परिवर्तन जो है ये तापमान और मौसम के पैटर्न में एक लॉन्ग टर्म जब चेंज आता है, लॉन्ग टर्म बदलाव देखने को मिलता है, तो हम लोग उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये प्राकृतिक कारण भी से भी हो सकता है और मानव जनित कारण से भी हो सकता है। प्राकृतिक कारण में जैसे ज्वालामुखी या फिर जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फिर सूर्य की जो गतिविधियों में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण से जो है हमें क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो है मानव जनित कारण भी है, जैसे कि जो कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जो है जलाते हैं, उससे जो है कई सारी जो है गैसेस उत्सर्जित होती हैं, जिससे कि जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर जो है ये इंडियन इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें जो है 16% तक की जो है कमी आ सकती है, जो कि जीडीपी का जो है 2.8% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है
नकारात्मक प्रभाव जो है वो डालती है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर जो है ये नेचुरल फोर्सेस पर जो है डिपेंड है, जैसे कि मानसून है, ठीक है, मानसून है, वर्षा है, तापमान है, इन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट चेंज में देखें तो इससे जो है मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, प्रेसिपिटेशन वर्षा के जो पैटर्न है उस पर जो है हम लोग बदलाव देखते हैं, और जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इन सभी का जो है नकारात्मक प्रभाव जो है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र पे जो है वो पड़ रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण, वर्षा एवं तापमान में परिवर्तन के कारण एग्रीकल्चर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से जो है फसल की उपज में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अगर 1% जो है टेम्परेचर अगर जो है राइज़ होता है, तो जो धान है उसकी उपज में जो है 4 से 20% तक की जो है वो कमी आती है। और यहीं अगर हम व्हीट की बात करें तो 1% टेम्परेचर राइज़ में जो है 5 से 20% तक की जो है कमी देखने को मिलती है। और अगर मेज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है 32 से 50% तक की कमी देखने को मिलेगी अगर 1% टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्रॉप यील्ड पे जो है यहाँ पर सीधा-सीधा इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद अगर जो है क्रॉप यील्ड अगर कम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा की जो प्रॉब्लम जो है वो भी और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कारण से जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आजीविका पे जो है उसका भी जो है वो नुकसान होगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो एग्रीकल्चर है ये मोस्टली क्या है, ये मॉनसून डिपेंडेंट है, ठीक है? मॉनसून डिपेंडेंट है, और अगर मॉनसून में कमी आएगी तो जो है हम जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो एम्प्लॉयड लोग हैं, करीब 50% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, तो इससे जो है अगर इरिगेशन नहीं होगा, उनके जो है जो भी फार्म है या फिर जो भी उनके जो खेत है, अगर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी, मानसून खराब होता है, पानी नहीं मिलता है, तो उनसे जो है लैंडलेस लेबर्स जो है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका का जो है वो नुकसान होगा। और यहाँ पर जो है उपज में कमी आएगी, यहाँ पर जो है बारिश वर्षा नहीं होगी, तो फिर जो है वहाँ पे भी जो है क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद हो जाएँगे, जिसके कारण से फूड शॉर्टेज जैसी हमें समस्या देखने को मिलेगी, जिसके कारण से वहाँ पे हायर प्राइसेस होंगे और इन्फ्लेशन जैसी समस्या जो है हमारे इकोनॉमी में और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ-साथ जो है ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण जो है जो समुद्र के स्तर में भी जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण से जो हमारे जो कृषि योग्य भूमि जो है कोस्टल एरियाज़ में, या फिर हम जो कोस्टल स्टेट्स में जो कृषि योग्य भूमि जो है उसमें जो है वो कमी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लडेड रीजन हो जाएगा, जिसके कारण से जो है वहाँ पे कृषि हम लोग नहीं कर पाएँगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं कर पाएँगे। तो उसके कारण भी जो है एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसी के साथ-साथ जो है सॉइल इरोजन होगा, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो ऊपर से जो है उसमें जो है उसका अपरदन होगा, जिसके कारण से जो है यहाँ पे उसकी फर्टिलिटी जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम होगी तो उसमें जो है किसान जो है और ज़्यादा अपने खेत में फर्टिलाइज़र डालेगा, जिसकी वजह से जो है उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जो आउटपुट जो भी है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो भी जो है उसके भी जो प्राइसेज़ जो हैं वो वहाँ पे बढ़ जाएँगे। तो और इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि जो सॉरी, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण से जो फसल जो है, जो भी क्रॉप्स हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से जो है मैल न्यूट्रिशन जैसी समस्या जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अ, अगर 2% तक जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो हमारे को जो है जो क्रॉप का जो आउटपुट है, उसमें जो है 12% तक की जो है कमी देखने को हमें मिलेगी।
ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर पे जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और एग्रीकल्चर जो है हमारी जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो लॉस ऑफ लेबर वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है श्रम कार्य घंटों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होगा क्योंकि जो है यहाँ पे हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स के कारण, ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों की जो भी लेबर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है उस वो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है अ, जो लेबर वर्किंग आवर्स जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी क्योंकि जो इंडिया जो है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीप है इसकी वजह से जो है यहाँ पर हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स का जो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और हीट रिलेटेड इंसिडेंट्स जब बढ़ेंगे तो जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। एक अगर हम क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को देखें तो वर्ष 2022 में, ठीक है, वर्ष 2022 में करीब 91 बिलियन लेबर वर्क जो है उसका जो है नुकसान हुआ था, लेबर श्रम कार्य घंटों का जो है नुकसान हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इसके बाद अगर हम आरबीआई की देखें तो आरबीआई ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो है जो अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण जो है जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी और 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक जो भारत की जीडीपी जो है उसमें उसका जो 4.5% जो है उसका जो है हानि हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हीट की वजह से, ठीक है, हीट स्ट्रेस की वजह से ग्लोबली जो है वर्ष 2030 तक करीब 8 करोड़ जॉब जो है वो लॉस होंगी और जो है इसमें से इंडिया में करीब जो है 3.4 करोड़ जॉब लॉस होंगी। तो यहाँ पे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, लेबर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कमी हमें देखने को मिल सकती है क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी जो है जो आजीविका जो है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा होगा। जैसा कि हमने कहा कि इरिगेशन नहीं होगा लैंड में, जो अगर सूखा पड़ता है, मानसून नहीं होता है, सूखा पड़ता है तो जाहिर सी बात है जो उनकी फसल बर्बाद होगी, उनके पास जो है कोई साधन नहीं होगा जीविका का, ठीक है, तो उनकी जो है लाइवलीहुड पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरा है। इसी के साथ-साथ जो है जो लैंडलेस लेबर है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, वो जो है उनके लाइवस्टॉक जो है पशुधन जो है उस पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो लाइवस्टॉक है उनमें भी जो है बीमारियाँ जो है वो हीट के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो वहाँ पे भी जो है अगर उनके जो पशुधन है उसमें कमी आएगी तो वहाँ से भी जो उनकी आजीविका का जो स्रोत है उसमें जो है हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के कारण जो है हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जल विद्युत क्षमता जो है वो उसके उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, वापस से जो है फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जो है रुख करना पड़ेगा अपनी एनर्जी सप्लाईज को पूरी करने के लिए। हमें वापस से जो है कोल की तरफ जो है ज़्यादा जाना पड़ेगा जिसके कारण फर्दर जो है क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज्म सेक्टर पे भी जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जो है यहाँ पर समुद्र तट का जो है विनाश होगा। जो भी ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण जो है सी लेवल जो है वो राइज होगा, ठीक है, जिसके कारण जो है बीचेस जो है वो वहाँ पर जो है उनका विनाश होगा। तो वहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी जो है बहुत ही ज़्यादा उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बेसिकली जितने भी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ओडिशा है, गोवा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, तो यहाँ पर जो इनकी जो इकोनॉमी है ये जो है बहुत ही ज़्यादा इनको जो है कई बिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हमें देखने को मिल सकता है इसमें। और जब यहाँ पे जो लोग जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, अगर उनकी आजीविका को खतरा होगा तो जाहिर सी बात है उनमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने को भी जो है वो मजबूर हो जाएंगे।
इसके बाद हम देखते हैं पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी जैसे इंसिडेंसेस, जो गरीबी है उसमें भी और ज़्यादा जो है हमें गरीबी लेवल जो है, जो पॉवर्टी लेवल जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो टूरिज्म के कारण जो है, या टूरिज्म लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो लॉस हो रहा है तो वहाँ के जो लेबर्स है उनकी लाइवलीहुड छिन रही है, हेल्थ रिलेटेड रिस्क हैं। तो उसके कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2040 तक क्लाइमेट चेंज के कारण, हीट रिलेटेड इंसिडेंसेस के कारण जो है करीब 50 मिलियन इंडियंस जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हेल्थ रिलेटेड रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण जो है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो हैं, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो हैं उनके इंसिडेंसेस में जो है वो बढ़ोतरी देखने को हमें मिल सकती है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ऐसे इंसिडेंसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज होगी। और हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज होगी, इसी के साथ साथ अगर इंसान जो है वो बीमार पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लेबर वर्क आवर्स जो है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। लोगों अगर बीमार पड़ेंगे तो उनके जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो अगर बढ़ती है तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी और ज़्यादा कम होगी, जिससे कि इकोनॉमी जो है उसमें जो कहीं ना कहीं जो है हमें जो है जो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। अ, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कारण जो है सरकार द्वारा जो खर्चा किया जाएगा इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए, उसमें भी अत्यधिक जो खर्चा होगा सरकार का, ठीक है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जैसी समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर में क्या इफ़ेक्ट होगा, तो फूड शॉर्टेज होगा तो ज़ाहिर-सी बात है प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंडस्ट्री अगर सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी जो इनपुट कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट फ्रेंडली रेगुलेशन के लिए उनको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनकी जो इनपुट कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन जैसी हमें समस्या आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा जो बुनियादी ढाँचा है उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। समुद्र का जो स्तर है उसके बढ़ने के कारण, लैंडस्लाइड्स है, बाढ़ आने के कारण जो है कई सारे जो है बुनियादी ढाँचों का नुकसान हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रेलवेज़ है, एयरपोर्ट है, रोड हैं, इनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है? पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, तो इन सभी का जो है जो हमारी जो एकदम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें नुकसान देखने को मिलेगा, जिसके कारण से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्टिविटी है, उसमें भी जो है वहाँ पे हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे कि जो ट्रेड है वो नकारात्मक रूप से जो है प्रभावित होगा, और साथ साथ जो है यहाँ पे सप्लाई चेन में भी जो है कमी देखने को हमें मिल सकती है। इसी के बाद हम फिशरीज देखें तो मरीन इकोसिस्टम लॉस होने के कारण जो है यहाँ पे जो मछलियाँ जो है उनमें भी जो है उनके भी जो पैटर्न जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिल सकता है। कुछ जो फिशेज़ जो होती हैं वो दूसरी जगह जो है माइग्रेट कर जाती हैं, जिससे कि जो लोग जो है फिशरी सेक्टर से जुड़े होते हैं उनकी भी जो आजीविका जो है वो खतरे में आ सकती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या-क्या जो है जो प्रभावी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा पे जो है बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के पास है, तो यहाँ पर जो है जो सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए वर्ष 2024-25 में का जो बजट था उसमें जो है यहाँ पर 110% का जो है यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन है उसको उसमें बढ़ोतरी की गई है।
तो फॉसिल फ्यूल से हमें जो है यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल से जो है हमें अपनी जो है यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी की तरफ जो है हमें और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है एफॉरेस्टेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वनीकरण पे, पेड़ उगाने पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, ये टेम्परेचर और रेनफॉल को कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफॉरेस्टेशन या फिर वनीकरण की तरफ जो है ज़ोर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसको भी जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी जो है वो कम करने में जो है वो मदद मिलेगी। और जो है डिग्रेडेड लैंड्स जो है, उसको भी जो है हमें पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम जो हमारी जो कार्बन अवशोषण की जो क्षमता है, उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने का जो सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कहीं पे भी फ्लड लाइक सिचुएशन आए, तो लोगों को पहले से ही हम लोग सचेत कर सकें और उनको जो है एक सेफ स्थान पर पहुँचा सकें, जिससे कि जो जान-माल की जो हानि होती है, उसको जो है हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है निवेश और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। नए-नए इनोवेशंस लेकर के आने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हम लोग खाद्य सुरक्षा पर काम कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो है हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी पे जो है और ज़्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर जो है क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। अर्बन प्लानिंग की तरफ जो है हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल अर्बन जो एरियाज़ हैं, वो एक हीट आइलैंड्स बन कर के रह गए हैं। ये इसके भी कई कारण हैं, जिसको कि हम लोग आगे अगले किसी क्वेश्चन में जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अर्बन प्लानिंग पे हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है अ, जो अर्बन अर्बन हीट आइलैंड्स जो बन गए हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अर्बन प्लानर्स जो हैं, वो ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करें, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो नकारात्मक प्रभाव जो है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग पे जो है हम लोग ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है किसी प्रोजेक्ट को जो है अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग जो है उसको हमें उस पर जो है हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है और ज़्यादा हम लोग को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे या फॉसिल फ्यूल्स पे, उनको जो है हम लोग कम कर सकें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे को जो है और ज़्यादा जो है सब्सिडाइज़ करें, और इसी के साथ-साथ जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। विंड एनर्जी है, हम जो सरकार द्वारा जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो चलाया जा रहा है, उसको और ज़्यादा जो है एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। कार्बन टैक्स हम लगा सकते हैं, ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका कि हमारे एनवायरनमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कहीं न कहीं डिस्करेज हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको और ज़्यादा मार्केट में लेकर के आएँ। इसके साथ-साथ जो है क्लाइमेट एक स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु स्मार्ट कृषि की ज़रूरत है, जैसे कि प्रिसिशन फार्मिंग हो गई, या फिर जो इरिगेशन की हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि हमारी जो है जो ग्राउंड वाटर वगैरह जो है, उसको जो है कंज़र्व करने में हमें और ज़्यादा मदद मिल सके। प्लस अगर हम बात करें, तो हमारा जो है पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उसको और ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग रिसाइकिल, कंपोस्टिंग पर जो है ज़्यादा ध्यान दे सकें, लैंडफ़िल वेस्ट जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ जो है हम लोग अन्य जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करके जो है क्लाइमेट रिस्क जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है हमारे सरकार द्वारा भी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा जो है इनिशिएटिव पहल किए गए हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज
है जिसके अंतर्गत जो है 8 सब स्कीम्स भी दी गई हैं, जो कि है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है। तो ये जो है सरकार द्वारा कुछ पहल की जा रही है जिससे कि हम लोग क्लाइमेट रिस्क को जो है वो कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सरकार की और स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला स्कीम है, उजाला स्कीम है, फेम है, जिसमें कि ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। पंचामृत की बात की गई थी, कॉप 2020 सॉरी कॉप 26 में, ठीक है, कॉप 26 जो हुआ था उसमें जो है भारत सरकार द्वारा पंचामृत की जो है यहाँ पर बात कही गई थी, जिसके कि 5 एलिमेंट्स है, जैसे कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कदम उठाकर जो है हम लोग जो है क्लाइमेट रिस्क को जो है कम कर सकते हैं। 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो है लक्ष्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कुछ सरकार द्वारा जो है पहल की जा रही है। तो क्योंकि इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग कंट्री है, इस वजह से जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट रिस्क है या फिर जो क्लाइमेट चेंज का जो बर्डन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है यहाँ पर करीब 17.8% जो है पॉपुलेशन, जो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो उसका 17.8% हिस्सा जो है इंडिया में रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जितना भी जो एमिशन हो रहा है उसमें इंडिया की हिस्सेदारी केवल 3.2% की है। लेकिन हमने जैसा कहा कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन होने के कारण यहाँ पे जो इसका जो क्लाइमेट चेंज का जो बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो है हमें कई सारे जो है उपाय करने होंगे, जैसे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर हम शिफ्ट होते हैं तो उससे जो है हम करीब 40% तक जितना भी उत्सर्जन हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को जो है हम एड्रेस कर सकते हैं। और अन्य उसमें जो 15% जो है हम लोग एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लायंसेस है उसको अडॉप्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार और नागरिक सभी की जिम्मेदारी है कि वो जो है क्लाइमेट चेंज के जो है हम लोग समस्या से लड़े और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से। क्वेश्चन है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग्स इन टुडेस टाइम। आज के समय में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो बुद्धिज्म जो है ये गौतम बुद्ध द्वारा जो है स्थापित किया गया था और ये जो है समानता में विश्वास रखते हैं। तो ये हमें जो है सेल्फलेस होकर दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं और बुद्ध की शिक्षाएं जो है ये सूत्र पिटक में हमें मिलती है। तो अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जो है 4 नोबल ट्रुथ्स की बात की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि जो संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है और इन दुख के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो कि है हमारी अज्ञानता, हमारी काफी सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, हम जो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं लोगों के साथ या फिर किसी भी मटेरियल थिंग के साथ, वही सब हमारे दुखों का कारण है। तो हम अपनी इच्छाओं पे विजय पाकर अपने आप को चीजों से डिटैच करके जो है अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। और इसके लिए एक मार्ग की उन्होंने बात की थी जिसको कि अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो 8 फोल्ड पाथ में जो है 8 इसके जो है सब पाथ हैं, जैसे कि उन्होंने बात की थी इसमें हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे जो विचार जो हैं वो सही होने चाहिए, हमारी सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कार्यवाही, सम्यक आजीविका, सही प्रयास, सम्यक सचेतना और सम्यक एकाग्रता की इसमें बात कही गई है। तो बुद्धा की जो टीचिंग है इसके आज के समय में क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले उन्होंने जो अगर हम देखें राइट एक्शन की उन्होंने बात की थी, तो राइट एक्शन जो है इसका बहुत ही ज्यादा जो है वाइड एप्लीकेशन है। हमें अलग अलग जो है अलग अलग जगहों पर जो है अपने जो एक्शन को जो है वो सही से करना चाहिए। तो ये हमें सही आचरण करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। तो अगर हम सही आचरण करेंगे तो ये हमारी जो अगर हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। बेसिकली हमने देखा है पॉलिटिशियंस है, सिविल सर्वेंट्स है या फिर जो रिच क्लास पीपल हैं वो अपने पैसों और जो शक्ति का जो है कई बार दुरुपयोग करते हैं। तो हमारा जो सही आचरण जो है हमें जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलती है। अगर हमारा राइट लाइवलीहुड है, ठीक है, अगर हमारी आजीविका सही है, अगर हमारे एक्शन सही है, तो ये करप्शन को भी रिड्यूस करने में मदद मिलेगा। ये लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि हमारे जो समाज में है उसमें जो सद्भाव की भावना जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। ये हमें जो है अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जो है खड़े होने के लिए जो है प्रेरित करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि जो है हमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ भी जो है स्टेप्स लेने चाहिए। तो हमारा राइट एक्शन होना चाहिए
बढ़ेंगे एनवायरमेंट कंजर्वेशन की तरफ भी। हम बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि हम माइंडलेसली चीज़ों को जो है कंज्यूम करते जाते हैं, जिससे कि जो है कई सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम माइंडलेसली अगर हम माइंडफुल तरीके से जो है चीज़ों का उपयोग करेंगे, उससे हम जो है एनवायरनमेंट को कंज़र्व कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, फूड शॉर्टेज है, वाटर स्कैर्सिटी है, इन जैसी समस्याओं से भी हमें निपटने में मदद मिल सकता है और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है राइट स्पीच, ठीक है? हमारी जो वाणी जो है वो सही होनी चाहिए। आजकल जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हेट स्पीच और लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो ये हमें राइट स्पीच बताती है कि हमारी जो वाणी जो है वो सही होनी चाहिए, उससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग जो है हार्म ना करें। तो यहाँ पर जो है झूठ बोलने से हमें बचाता है और जो है धोखा देने से हमें बोलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे समाज की जो हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो। जैसे कि हेट स्पीच, ठीक है? तो जो दो धर्म को लड़ाने के लिए बात की जाती है या फिर किसी को किसी के खिलाफ करने के लिए जो बात की जाती है, हेट स्पीच जो होती है, उससे भी जो है हमें रोकता है। और अगर हमारे पास कुछ भी वॉइस बोलने के लिए नहीं है तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम वहाँ पर जो है साइलेंट ही रहें। इसके बाद हम बात करेंगे राइट लाइवलीहुड की, सही आजीविका की। हमारी आजीविका जो है वो सही होनी चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तरीके से जो है हमें पैसे कमाना नहीं चाहिए। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, डीलिंग इन लीथल वेपन्स है, इन सब कार्यों से हमें जो है वो बचना चाहिए। हमारी राइट लाइवलीहुड है, राइट एक्शन है, तो करप्शन से भी बचने में हमें करप्शन जैसी समस्या से भी निपटने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है? तो ये सभी जो है ये हमारे जो है एक लाइफ स्टाइल प्रिंसिपल हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे अहिंसा और नॉन वायलेंस की बुद्धिज्म में बात की गई है। तो ये बताता है कि हमें जो धार्मिक सहिष्णुता जो है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे जो है इंसिडेंसेस देखे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग के। ठीक है? तो ये इन सबको जो है जो कम करने में जो है हमें जो है प्रेरणा मिलती है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है? झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से जो सुलझाना चाहिए। जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, जिसको कि 3 साल हो गए हैं, इज़राइल पैलेस्टीन के वॉर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इनको ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको जो है पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग टेररिज्म, युद्ध और जो उग्रवाद पर जो है हम अंकुश लगा सकते हैं। हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो भी हमें जो है सही सही होने चाहिए। हमें जो जितना भी जो हम प्रयास करते हैं वो सही होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जितने भी जो प्रयास हैं, हम उसकी जवाबदेही हमारी भी है। तो उसके बहुत सारे जो भी हम प्रयास करते हैं उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ के हमें कोई भी एक्शन लेना चाहिए, कोई भी हमें एफर्ट डालना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स का काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, तो उनके एफर्ट सही होने चाहिए, तभी जो है यहाँ पर सिटीजन वेलफेयर और हम जो है एक समावेशी विकास की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इसके बाद ये मिडिल पाथ की बात करता है। यहाँ पर डायलॉग एंड नेगोशिएशन के से ही जो है हमें किसी भी संघर्ष को या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सुलझाने की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें बताता है कि हमें जो है समाज में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम लोग सोशल इक्वालिटी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इससे जो है वल्नरेबल ग्रुप है, विमेन है, ट्रांसजेंडर्स है, उनके प्रति जो भेदभाव की भावना है समाज में, उससे हमें कम करने के लिए प्रेरित करता है। इम्परमानेंस की बात करता है, अनित्यता की बात करता है। ये हमें बताता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है? तो ये जो परिवर्तन ही जीवन का जो है सत्य है और परिवर्तन को ही जो है हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि परिवर्तन को अपनाएं और उसके अनुरूप ही हमें ढलना भी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नई-नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमें ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के जो है टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और ज़्यादा आसान बना सकें। इन्होंने प्रतीत समुत्पाद की बात की थी, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ की बात की थी, ठीक है? तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो दूसरे लाइफ पर भी पड़ता है। तो जिसकी वजह से अगर हम समझे हमारे एक्शंस को, तो ये हमें क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से निपटने में मदद करता है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी रक्षा करने में, उसका सही से उपयोग करने का जो है हमें प्रेरित करता है।
इसके बाद ये बात करते हैं बुद्धिज्म में जो है कंपैशन की, करुणा की। तो यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो है एक जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त अपने अंदर जो है कंपैशन की भावना लानी चाहिए, तभी जो है वो लोग एक सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज जो है उसको डेवलप कर पाएंगे, और जिससे कि सामाजिक न्याय और समानता में जो है वृद्धि होगी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की में जो है मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं एम्पैथी, समानुभूति होनी चाहिए। दूसरों पर हमारे कार्यों के क्या परिणाम है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि दूसरे लोग जो है उससे बहुत ज्यादा आहत हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हमें कहता है कि जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हमें जीना चाहिए। प्रेजेंट पास्ट की और फ्यूचर की चिंता छोड़ के हमें प्रेजेंट मोमेंट पे जीना चाहिए। प्रेजेंट में हम क्या एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर जो है हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। तो जिस जो कि हमारे जो हाँ, जो कि हमें जो है हमारे थॉट्स और एक्शन के प्रति जो है हमें जागरूक करता है, जिससे कि हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, जो कि हमें आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल बनाने में जिसका कि बहुत बड़ा हाथ होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। आज के टाइम पर जो है सब लोग अपने अपने डिवाइसेस में लगे रहते हैं, तो ये हमें बताता है कि हमें जो है सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है टाइम डिजिटल या फिर स्क्रीन को ना दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी माइंड और बॉडी जो है दोनों ही जो है वो शुद्ध होगा, और हम एक तनाव मुक्त जीवन जो है वो जी सकते हैं। बुद्धिज्म जो है आइडिया ऑफ कर्मा में बिलीव करता है। तो हमारे एक्शन का जो है कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे पर क्या होगा, ये भी हमें सोच के ही जो है सही से अपना आचरण या फिर सही एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म जो है ये कहता है कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ठीक है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमारे आचरण सही होना चाहिए, हमारे थॉट सही होने चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। तो एट द एंड, या फिर हम कह सकते हैं इन जस्ट, अगर हम पूरी इसकी बात करें, तो बुद्धास टीचिंग की जो रेलेवेंस क्या है उस वो ये हमें जो है गवर्नेंस में बहुत ही ज्यादा जो है वो मदद करती है। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म जैसी समस्या से निपटने में जो है मदद करता है। इसके बाद है सोशल वेलफेयर के लिए जो है ये हमें सोशल वेलफेयर में बहुत ज्यादा मदद करता है। एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक वेलफेयर की तरफ जो है प्रेरित करता है, क्योंकि एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे अगर लोग जो है बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहेंगे या फिर उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बहुत रहेंगी, तो उनका जो है सफरिंग बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेट स्पीच है, मॉब लिंचिंग जो है, इन जैसे इंसिडेंसेस को कम करने के लिए जो है बुद्धिज्म की जो टीचिंग है वो हमें प्रेरित करती है। ठीक है, इसके बाद ये जो है बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हैं, हम कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ई गवर्नेंस, हाईलाइट द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश में लागू ई गवर्नेंस पहल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो भी हमारी सरकार है वो जो है अपने शासन को और बेहतर बनाने के लिए जो भी यहाँ के नागरिक हैं या फिर जो व्यवसाय हैं उन पर उनको जो है सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए या फिर उनको सूचना देने के लिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी जो है वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल एप्स होती हैं, या फिर बहुत सारे जो है ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके जरिए जो है सरकार अपने नागरिकों को यहाँ फिर जो भी यहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनको बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो अगर हम इसके अंतर्गत देखें तो इसमें इंक्लूड होता है कि जो भी ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, जो भी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं हैं, जैसे कि हम लोग जो है इनकम टैक्स को जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो है सेवाएं सरकार द्वारा जो है प्रदान की गई हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है सरकार द्वारा जो है प्रदान की जाती है लोगों को, अपने नागरिकों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो है बोला गया था कि सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सरकार द्वारा जो है सूचनाएं जो है नागरिकों तक
तक साझा की जाती है। तो अगर हम समझे तो यहाँ पर ई गवर्नमेंट का जो नॉमेनक्लेचर है, ये नामावली जो है, ये होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है कई सारी जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो आपस में जो है डेटा को शेयर करती हैं नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स पर। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो है जैसे कि बहुत सारे जो है जितने भी जो व्यवसाय विशिष्ट लेन देन जो है इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि कोई भी भुगतान करना हो, टैक्स का भुगतान करना हो, जो भी टेंडर्स होते हैं, निविदाएं जो होती हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर ऑनलाइन बिडिंग होती है, वो लोग ऑनलाइन जो है ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जीएसटी जो है उस पर भी जो है वो लोग सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से ले सकते हैं। इसके बाद होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो भी सरकार है वो जितनी भी जो अपने नागरिकों को एक जो सर्विसेज प्रदान करती हैं, वो जो एज कंज्यूमर्स जो है वो उनके साथ जो है बेहतर जो है रूप से जो है बातचीत जो है करने की जो है हमें सुविधा देती है, और बेहतर जो है सर्विसेज को यूज करने की जो है सुविधा यहाँ पर देती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने भी बहुत सारे जो है ई गवर्नेंस जो है अपनी पहल की है। तो अब हम उस पर एक बार नजर डाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ई परीक्षा समझे, ठीक है, तो यूपी में जो है सरकारी विभाग में जितनी भी जो रिक्त स्थान रहते हैं, जितनी भी जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती के लिए जो है ई परीक्षा नाम का जो है उन्होंने एक पोर्टल जो है वो चलाया है। इसके बाद अगर हम ई डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पर जो है कम्युनिटी सर्विस सेंटर के थ्रू जो भी यहाँ पर नागरिकों को जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उनका जो है टाइम बहुत ही ज़्यादा और एफर्ट जो बहुत ही ज़्यादा जो है उसे मिनिमाइज करने में जो है मदद मिलती है। इसके बाद अगर हम आपूर्ति देखें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी जो रूरल एरियाज में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन मॉनिटर करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं ई नगर सेवा। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है तो जितने भी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, वहाँ के जो नागरिक हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर जो उनकी सेवाओं से जो है यहाँ पे संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो भी नागरिकों को या एम्प्लॉयज जो है अर्बन लोकल बॉडीज के, उनको जो है सर्विसेज प्रदान की जाती है। इसके बाद हम भूलेख देखिए तो यहाँ पर जो है लैंड रिकॉर्ड्स की जो डिजिटाइजेशन या फिर कंप्यूटराइजेशन से जो है ये संबंधित है, और यहाँ पर जो है खतौनी की जो पूरी एंटायर लाइफ जो होती है उसका भी पूरा जो है लेखा जोखा किसी भी प्रॉपर्टी का जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें ई पेंशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ऑनलाइन पेंशन के लिए जो है यहाँ पे एक पोर्टल है जिसका कि नाम है ई पेंशन। इसके बाद हम देखते हैं महिला सम्मान कोष। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि जो भी किसी महिला को जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख होता है, उसकी यहाँ पे सूचनाएं दी जाती हैं, और साथ साथ जो है यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन भी कोई महिलाएं जो है वो करा सकती हैं। जैसे कि उनको जो है मेडिकल या फिर जो एजुकेशन के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, तो वो सब जो है इस पोर्टल के थ्रू जो है उनके काम को जो है और आसान बनाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ई मदरसा है। तो यहाँ पर जो है इस जितने भी जो मदरसा है उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है, ई परिणय पत्र। ठीक है, और ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही भाषा में जो है यहाँ पे हमें इसकी सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम ई टेंडर को देखें, ठीक है, तो ई निविदा जो है इसमें निविदाएं देखने और बोलियां जो ऑनलाइन लगाते हैं, ठीक है, बोली जो है अपनी जमा करने के लिए जो है यहाँ पर ई टेंडर जो है इस पहल का शुरुआत की गई है।
इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देता है। शादी अनुदान पोर्टल जो है यहाँ पे गरीब परिवारों की बेटी की शादी में जो है मदद के लिए जो है यहाँ पर शादी अनुदान पोर्टल किया गया है, जिसमें कि जाके कोई भी जो है जो है रजिस्टर करा सकता है और जो है सरकार से जो सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं EHRMS, ठीक है, मानव संपदा। तो ये अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला जो है, ठीक है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो है यहाँ पे डेटा शेयर होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो जितनी भी जो कार्मिक प्रबंधन गतिविधियां जो है वो इसमें जो है वो शामिल है, जैसे कि कोई भी जो है भर्ती जो है उसकी निगरानी करना, उस जिसके लिए क्या योजना बनाई गई है, जितने भी जो एम्प्लॉयज है उनकी पोस्टिंग उनकी पोस्टिंग कब हुई, उनका प्रमोशन कब हुआ, उनका ट्रांसफर कब हुआ, उनकी सर्विस हिस्ट्री जो है सारा का सारा जो है इस मानव संपदा या EHRMS पे जो है सारा जो है सारी सूचनाएं जो वो है वो उपलब्ध हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी जो सरकार है उसको अपनी जो मैन पावर जो है उसका पता लगाने में मदद मिलती है कि करंट स्टेटस क्या है, प्लस आगे जो है फ्यूचर आने वाले समय में कितनी हमारे पास मैन पावर रहेगी। तो उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे रिक्त पद जो होते हैं उनका जो है अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जो कि ठीक है, तो इसे भी जो है फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से है पूरी तरीके से जो है कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, जिसमें कि जो भी लाभार्थी जो हैं वो जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन का जो उस पर क्या कार्य हुआ है उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं यूपी किसान मित्र ऐप, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आधार नंबर डालने के बाद ही उनका पूरा एक डेटा बेस निकल के आ जाता है, जिसके अंतर्गत उनको देखा जाता है कि उनसे कितना परचेज हुआ, उनके MSP का जो है पेमेंट कितना हुआ, कब हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें दे दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्ट यूपी, ठीक है, इन्वेस्ट यूपी या फिर इसको हम लोग जो है निवेश मित्र के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको सुविधा प्रदान करता है कि वो ऑनलाइन जो है अपने आवेदन को जो है जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है अपनी आवेदन को जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो इन्वेस्ट यूपी जो ऐप है, ठीक है, जो ऐप है उसके थ्रू जो है जितनी भी जो भी यहाँ पर यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के जो इच्छुक लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ जो है वो साइन कर सकते हैं। और ये जो ऐप है ये जो उद्यमी जो है उनको जो है उनकी ग्रीवेंस, उनकी शिकायत जो है वहाँ पे दर्ज कराने का भी जो है मौका देती है। और साथ साथ अगर कोई भी इन्वेस्ट यूपी द्वारा जो कोई भी आयोजित कार्यक्रम हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए ये आवेदन भी वहाँ पे उनको करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसी के बाद हम देखते हैं फिल्म बंधु, ठीक है, यहाँ ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, जिसमें कि कोई भी अगर फिल्म जो है वो यूपी में अगर उसे शूट करना है तो उसके जो है यहाँ पे उसको परमिशन जो है लेने के लिए ये पोर्टल खोला गया है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे वो उनको सब्सिडी भी प्रदान करता है, ठीक है। अगर कोई भी फिल्म उत्तर प्रदेश में शूट हुई है या फिर जो है अगर आने वाले समय में होनी है तो उस पर अगर कोई सब्सिडी लेनी है तो उस पर जाके वो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर इनके जो यूपी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव रख रखे हैं, जैसे कि व्यास है, ये कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसकी जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि UPPCL, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला जो है उनकी भी कंज्यूमर ऐप है, जिसके अंतर्गत जो है आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लोड बढ़ाना है, ठीक है,
तो लोड एक्सटेंशन की भी जो है आप जो अपने खुद से ही जो है लोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 किलोवाट से 7 किलोवाट का कर सकते हैं, या फिर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का आपको करना है तो आप जो है अपने लोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर जो ट्रस्ट मीटर के थ्रू जो है आप खुद से भी जो है अपना बिल जो है जनरेट कर सकते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो है बहुत सारी ऐसी जो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो है काफ़ी सारी पहल की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नवाचार है, इनोवेशन है, ई गवर्नेंस है, ई शासन है, उसके माध्यम से जो है सरकार और ज़्यादा जो है कुशल हो सकती है और ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली अपनी सर्विस को जो है डिलीवर कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकती है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको भी बढ़ा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जो है यहाँ पे अपनी सुविधाएं पहुंचा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समावेशी हो सकती है। इस प्रकार जो है वो नागरिकों में अपना ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बिल्ड कर सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द MSME सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। Also highlight steps taken by the government to promote the state's MSME sector। उत्तर प्रदेश में MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। साथ ही राज्य के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि MSME का जो है सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उसके जो है चैलेंजेस क्या है, MSME के पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके सामने, और उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार ने इसको और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से जो है मेजर्स उठाए हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के MSME सेक्टर की, तो इसको जो है एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा गया है इकोनॉमी का। ठीक है, MSME सेक्टर को। तो उत्तर प्रदेश में जो है MSME, जितने भी जो भारत में MSME है उसकी जो उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी कितनी है, करीब 14% की है, और टू बी वेरी प्रिसाइज इट्स 14.2%। ठीक है, तो स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है टोटल 90 लाख MSME है, जो कि भारत की कुल MSME संख्या का जो है 14% है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के की MSME सेक्टर के समझे कि उसमें कौन कौन से जो है यहाँ पर जो की सेक्टर्स हैं, तो उसके अंतर्गत जो है टेक्सटाइल आता है, हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जैसे कि हैंडलूम वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कारपेट वीविंग है, और हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो शामिल है। तो अगर हम समझे कि इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन करने में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है जो MSME सेक्टर का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार दे रहा है वो है MSME सेक्टर। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो अगर हम MSME सेक्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है जो 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है MSME सेक्टर में काम कर रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख से भी जो ज़्यादा लोग जो है वो MSME सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रूरल एरियाज जो होते हैं, जो रूरल एरियाज और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पर MSME सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है, विदेशी मुद्रा आय। तो यहाँ पर जो भी MSME सेक्टर्स जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांड है। जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जैसे कि लेदर गुड्स है, टेक्सटाइल्स हैं और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं। तो इनका इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जितना भी जो स्टेट से, यूपी से जितना भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें MSME सेक्टर के जो है वो 45% की जो है वो हिस्सेदारी है। और जब एक्सपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बहुत ज़्यादा
होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूसिंग रीजनल बैलेंस इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलता है, क्योंकि ये जितने भी जो रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में अगर जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज या फिर जो एमएसएमई जो स्मॉल एंटरप्राइजेस लगाए जा रहे हैं, तो वहां पे भी जो है उस भी क्षेत्र का जो है विकास हो रहा है, जिससे कि हमें जो है रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करने में जो है वो बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आय और धन का समान वितरण करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जब रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में अगर फैक्ट्री सेटअप होगी तो वहां के लोगों में जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और उनके पास भी फिर जो है इनकम होगी, जिससे के कारण जो है यहाँ पर जो है जो हमारी जो सामाजिक जो असमानता है उसको कम करने में भी जो है यहाँ पर मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है इसका योगदान भी जो है वो बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर जो है, जितना भी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उत्तर प्रदेश का, उसमें इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 60% की है। तो यहाँ पर जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी जो है यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द स्टेट में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर हैं जो आईटी सर्विसेज प्रदान करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जो है वो जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ जो है डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो है जुड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है हमारे जो स्टेट जो है वो भी टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा जो है एडवांस कर रहा है, तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हम बैकवर्ड लिंकेज समझें, ठीक है, तो बैकवर्ड लिंकेज है कि जो भी जो रॉ मटेरियल है उसको जो है यहाँ पर जो है उसको प्रोसेस किया जाता है यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर द्वारा। जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल समझे तो एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसको जो है प्रोसेस किया जाता है एमएसएमई सेक्टर में। फॉर एग्जांपल अगर जो भी कोई सब्जियां हैं तो उसको जो है फ्रोजन जो फ्रोजन मटर या फिर फ्रोजन सब्जियां आती हैं उसको प्रोसेस करके आगे जो है इंडस्ट्री या फिर जो हम कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में जो बेचा जाता है तो उसको जो है उसमें मदद मिलती है। तो एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल हो गया, और जब यहाँ पे हम लोग किसी होटल को बेचते हैं तो ये जो एमएसएमई का प्रोडक्ट जो है ये रॉ मटेरियल बन जाता है, तो और ये जो है फर्दर होटल को दिया जाता है, तो ये होता है फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है, जो कि अन्य इंडस्ट्रीज को भी और ज्यादा बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर ये जो प्रोसेसिंग जितनी भी जो एमएसएमई सेक्टर में हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उससे जो है हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स का जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलती है, जिससे कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो और ज्यादा बूस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने इसके कुछ सिग्निफिकेंस समझे, लेकिन इसी के साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर है ये बहुत सारे जो है प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं, हमें चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है, ऋण तक पहुंचने का जो है इनके पास बहुत अभाव है। जो भी फॉर्मल क्रेडिट है, ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट जो है वो इन तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हम सिडबी की माने तो यहाँ पे जो है लगभग 60% एमएसएमई ऐसे हैं कि जो है उनको औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। जो भी लेंडिंग नॉर्म्स है, ठीक है, जब भी हम लोग लोन लेने जाते हैं तो लेंडिंग नॉर्म्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होने के कारण जो है उनको फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पाता, या फिर जो है कोलेट्रल की प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर, तकनीकी बाधा जो है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, जिससे कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉस्टिंग जो है इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी। अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो एमएसएमई सेक्टर है उनके पास जो है फंडिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ जो है जो तकनीकी तो टेक्नोलॉजिकल में इन्वेस्ट करना तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम फिर भी नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। तो जो लिटरेसी लेवल जो है टेक्नोलॉजी
लिटरेसी लेवल जो है उस या फिर टेक्नोलॉजी अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण भी जो है यहाँ पर वो लोग जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब बुनियादी ढांचा है, ठीक है, बिजली की शॉर्टेज है, यहाँ पे पावर शॉर्टेज है जो है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई देखी जाती है, कई बार जो है कई घंटों तक जो है यहाँ पे पावर जो है वो पावर कट रहता है, बिजली नहीं आती है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, कुशल जनशक्ति का भी जो है वो बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ पर जो है स्किल्ड मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से जो एमएसएमई सेक्टर की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेड एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जो है इनकी सीमित पहुंचे हैं, क्योंकि इनके जो भी यहाँ पर लोगों के पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, सीमित ज्ञान है, सीमित रिसोर्सेज हैं और जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा सीमित है। तो इसकी वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट तक इनकी पहुंच नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से जो है प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम लार्ज एंटरप्राइजेस, बड़े उद्यमों के से जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। बहुत सारे जो है एमएनसीज होते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्लोबल या फिर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं जो उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन एमएसएमई जो है उनके सामने जो है वो compete नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लार्ज एंटरप्राइजेस के सामने जो है उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी जो, अगर जैसे कि हमने बात की कि टोटल जो उत्तर प्रदेश में जो है वो करीब 9 मिलियन, ठीक है, 9 मिलियन जो है एमएसएमई एमएसएमई यूनिट है, ठीक है, जिसमें से केवल 1.4 मिलियन ही जो है वो उद्यम पोर्टल में जो है अपने आप को रजिस्टर उन्होंने कराया हुआ है। बाकी जितनी भी हैं वो सब जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण इन्हें बहुत सारी समस्याएं से जूझना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर ये इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है तो इनके जो सरकार द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो इनको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है वो नहीं आते, इनको जो है फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो नहीं दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो है इनके जो पेमेंट रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उसको भी सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो जितने लोग भी जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयड हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी नेट के जो है वो बाहर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसके लिए जो है यहाँ बहुत सारी जो है सरकार ने स्कीम्स भी लेकर के आई हैं ताकि जो एमएसएमई सेक्टर जो है उसको और ज्यादा जो है वो बूस्ट कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो इसके अंतर्गत जितने भी जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर लोकल आर्टिसंस जो हैं उनको लोन की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। तो इसके अंतर्गत जितने भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करना, उनको जो है उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना और साथ साथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वो जो है अपनी खुद की जो है इंडस्ट्री या फिर जो है सेटअप कर सके, या फिर उन्हें अगर सर्विस सेक्टर में कुछ सेटअप करना है तो उसके लिए जो है यहाँ पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसमें भी जितने भी जो हमारे जो पुराने जो कल्चर जो हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो एंडेंजर्ड लोकल क्राफ्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेकर के सरकार स्कीम लेकर के आई है, जिसमें कि हर
जिले में से एक उत्पाद जो या फिर एक प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे चूज किया गया है और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इससे जो है रूरल पीपल, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा जो रूरल लोग हैं उनके लाइवलीहुड को बचाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी बुंदेलखंड या फिर पूर्वांचल रीजन में अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उनको कैपिटल पे बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि माइक्रो इंडस्ट्री अगर कोई सेटअप करता है तो उसको 25% की जो है यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप की जा रही है तो उसको 20% की सब्सिडी दी जाती है। और अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज सेटअप कर रहा है तो उसको 15% की जो है यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। यही अगर हम मध्यांचल और पश्चिमांचल के रीजन की बात करें तो वहां पे जो है 20%, 15% और 10% की जो है सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो जो जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है या फिर जो भी पीएसयूज जो हैं उनको लिए जो है यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है कि जितना भी जो प्रोक्योरमेंट करते हैं उसका 25% जो है वो प्रदेश की, ठीक है, जो स्टेट की जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वहीं से जो है अपनी जो है जरूरत का सामान जो है सप्लाई जो है वो यहीं से प्रोक्योर किया जाएगा। एडिशनली जो है 3% जो है यहाँ पर कंपलसरी प्रोक्योरमेंट होना चाहिए जो कि वुमेन द्वारा एमएसएमई यूनिट जो चलाई जा रही है, और 4% ऐसे होने चाहिए जो कि एससी या फिर एसटी द्वारा जो है एमएसएमई यूनिट जो है वो चलाई जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लैंड यूज कन्वर्जन। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर 100% जो है उनको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है अगर एग्रीकल्चर लैंड को वो लोग कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लैंड में, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज का जितने भी जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर 100% एग्जेम्पशन उन्हें दी जा रही है, उनको छूट दी जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं उद्यम बीमा। इसके अंतर्गत जितनी भी जो अगर कोई इसके अंतर्गत जितनी भी जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनको जो है 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है इन केस ऑफ डिजास्टर। इसके बाद हम देखते हैं सीएम युवा उद्यम विकास पोर्टल। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो भी अगले अगले 10 साल तक, ठीक है, अगले 10 साल तक 1 मिलियन, इसके अंतर्गत जो है 1 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो है उनको 5 लाख रुपए की जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्लेज स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो भी है यहाँ पर जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि वो जो है प्रदेश में आके इंडस्ट्रियल पार्क को जो है सेटअप कर सकें। और अगर हम देखें तो पिछले साल ही जो है 11th प्लेज पार्क का जो है उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर, झांसी में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा जो है जितनी भी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको भी जो है इंटरकनेक्ट करने के लिए जो है प्लान बनाया जा रहा है, जिससे कि जो है 50,000 इंडस्ट्रियल और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उनको लाभ पहुंचाने की बात की गई है। तो ये जो ई कॉमर्स पोर्टल जो है इसमें जो है रॉ मटेरियल सप्लायर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स प्लस मैन्युफैक्चरर्स, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लस जो फिनिश गुड्स वेंडर्स जो हैं, ठीक है, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया जाएगा। इन सबको जो है इंटरकनेक्ट किया जाएगा ताकि जो हमारी जो बाहर की जो हम लोग सप्लाईज पे जो रिलायंस करते हैं उसको जो है कम किया जा सके, कॉस्ट को जो है कम कर सकें, और जितने भी जो लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ और अगर हम मेजर्स देखें तो कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को जो है सेटअप करने की जरूरत है, जिसमें कि यहाँ पर
जिसमें कि जो एमएसएमई यूनिट जो है उनको मेंटर किया जाएगा, उनको जो है जो भी प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करना है उसके बारे में सारी जानकारी जो है यहाँ पे उनको दी जाएंगी। इसके बाद है एक्सेस टू कैपिटल, उनको जो है कैपिटल जो है उनको जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत जो है लाने की जरूरत है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की माने तो 10 में से 9 एमएसएमई सेक्टर हैं जिनको जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए जो है वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि उनको कोलेट्रल फ्री लोन्स जो है वो उपलब्ध कराया जाए। इंटरेस्ट रेट में जो है यहाँ पे उनको सब्सिडी देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि यहाँ पर पावर जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है, इंक्रीज प्रोक्योरमेंट कोटा, ठीक है, जितने भी जो पीएसयूज और सरकारी विभाग द्वारा जितने भी जो एमएसएमई यूनिट से जो सामान प्रोक्योर किया जा रहा है उसका कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो एमएसएमई यूनिट्स जो हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो बढ़ाया जा सके, जिससे कि उन्हें जो है फॉर्मल क्रेडिट मिलने में जो है और ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर&डी पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो है एमएसएमई टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो सेटअप करने की ज़रूरत है, जिसकी कि हर ब्रांच जो है हर एमएसएमई क्लस्टर में जो है उसकी ब्रांच होनी चाहिए, जो कि उनके जो है जितनी भी जो भी रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है और जितने भी जो एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं उनको अवेयर कराने की जो है यहाँ पे उनको सुविधा दी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है ये हमारी जो इकोनॉमी जो है यूपी की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है इसका, जिसमें कि जो है हमारी जो इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो यूपी को बनाने का लक्ष्य है उसमें काफ़ी मदद कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर सकती है, और साथ ही साथ जो है हमारा जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का उसको भी कहीं ना कहीं ऊंचाई तक पहुंचाने में जो है वहां पे हमें मदद कर सकती है। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है हमारे पेड ग्रुप्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे जो है मटेरियल दिया जाता है और जो है पर्सनल फीडबैक भी दिया जाता है, जिससे कि आप जो है आपकी उत्तर लेखन की जो शैली है उसे और बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमारे कई सारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ ये वाले क्वेश्चंस जो है कवर हुए हैं, तब तक आप जो है चाहे तो खुद से लिखिए और इस क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर सकते हैं और जो है यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट के लिए जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप जो है एक्सपर्ट्स द्वारा जो है अपने आंसर्स को जो है चेक कराएं। उसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।